So exactly the kind of match this Champions Trophy needed. हम बात कर रहे थे एक thriller हो, कोई high scoring thriller हमें मिले. That's what we got. Welcome to Game On and lots to discuss today because क्या performance रही है अफगानिस्तान की. There's such an inspiring lot and I'm sure जिस तरह से वो खेल रहे हैं बहुत सी जो आगे उनकी generation होगी, younger generation होगी, वो इनको देख के बहुत inspire होगी. वेलकम सिकंदर बख्त, बहुत मजा आया. आपकी टीम जीत गई तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपने कहा था अफगानिस्तान जीतेगी. जी मैंने यही कहा था, बल्कि मलिक साहब डेरा ला सर, डेरा ला. कहना शानदार परफॉर्मेंस. सारी बातें बताई ज़ैनब ने. एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपनी एंट्री को अनाउंस करते हैं. फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी है ये अफगानिस्तान की टीम के लिए और उनकी पहली जो ये अपीयरेंस थी वो बिल्कुल एक अपना मार्क छोड़ी. किस चीज़ की बात करें, किस चीज़ को इग्नोर करें. आई थिंक एवरी इंडिविजुअल ने अपना पूरा कहते हैं ना कि जितनी भी उनके पास टेक्निक थी, जितनी भी स्किल्स थी, जितनी भी जान थी, सब लगाई. इब्राहिम ज़ादरान की तो क्या ही बात है, फिर उमर ज़ई की बॉलिंग की. आई थिंक देव डन अ ब्रिलियंट जॉब. और वो जो बात कही थी आई थिंक मलिक ने ऐसी कह दी थी या निकली थी कि 300 अगर हो गए तो फिर मुश्किल कर देंगे. बहुत सारी बातें हैं इसमें जो हमने करनी है. शुएब, इसको अगर मैं बोलूँ एक नटशेल में डालें इस जीत को, तो किस तरह समाप्त करें? क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लगा अफगानिस्तान में थी और इंग्लैंड में नहीं? सबसे पहले तो अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि फ़र्स्ट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और उन्होंने एक बड़ी टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. अब अगर आप आ जाएँ उनकी तरफ तो उनके जो स्ट्रेंथ्स थी, जो उनके रीसेंट पास्ट में जो उनके ओपनर्स थे वो उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हैं. तो एक से वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है लंबा खेलें और एक ऐसी जगह पे जो है वो टोटल को लेके जाएं कि जहाँ पे उनके बॉलर्स डिफेंड कर सकें. अगर बॉलिंग की उनकी बात करें तो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू देयर बैटिंग. तो आज गुरबाज जल्दी आउट हो गए थे बट इब्राहिम ज़ादरान 177 की इनिंग्स, रिमार्केबल इनिंग्स, और यही एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि और उनमें ये क्वालिटी है. और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो मिडिल ऑर्डर में जो 240s एंड 141 वो उन्होंने फिर उस टारगेट को ऐसी जगह पे ले गए कि अगर आप फील्डिंग हल्की भी कर लें और अगर आपका एक आधा बॉलर पिट भी जाए तो भी आपके पास इनफ रन्स होंगे इन देयर पॉकेट. और वो ही हुआ. और मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगी कि एक टाइम पे मैच ऐसी जगह पे चला गया था कि जहाँ पे नॉर्मली स्मॉलर टीम्स दे गिव अप, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया. दे मेड श्योर दैट दे फाइट टिल द एंड. और वो जो एक टीम यूनिटी नज़र आ रही थी ना कि वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे को डांट भी रहे थे. तो एक टीम में जब आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो वो टीम जो है वो इसी को फाइट कहा जाता है. सही. कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर हो जाए कोई आपको डांट रहे तो किसी की ईगो नहीं आती, जो कि वो बड़ी अच्छी चीज़ थी. वो देखना कि वो फिर भी कोशिशें कर रहे थे. अगर किसी को डांट पड़ी थी तो वो ये कोशिश कर रहा था कि नहीं, अब मेरे पास अगर बॉल आएगा तो मैं इसको अच्छे से पिकअप करूंगा, 2 रन नहीं होने दूंगा. सही. तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मिलाएं तो ये एक चीज़ उनमें जो है आज नज़र आई. और फाइटिंग स्पिरिट ये मेरे लिए की पॉइंट है और की वर्ड है जो मैंने आज उनकी टीम में देखा. वाकई 37 for 3 थे वो एट 1 पॉइंट और फिर उसके बाद उन्होंने जाके 325 किया. और फिर जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक जो रूट का 100 था, बट दे मैनेज. वही होता है ना जो आखिरी के 5 ओवरों में जिस तरह से बॉलिंग हमें उनकी नजर आई. ओवरऑल एक इन्होंने जो टर्म यूज़ किया है फाइटिंग स्पिरिट, वो अफगानिस्तान का एक बहुत जिसे कहते हैं ना हाईलाइट रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो ग्रेट विन फॉर देम एंड क्या कहेंगे, आई मीन जस्ट ज़बरदस्त ओवरऑल. देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनकी क्रिकेट देख के, जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया अपने टैलेंट को. मैं पहले भी कह चुका हूँ 2 मरतबा और ये तीसरी मरतबा कह रहा हूँ. दे प्रूविंग दैट दे आर द सेकंड बेस्ट टीम इन सब कॉन्टिनेंट बाय डूइंग द राइट थिंग्स, बाय विनिंग मैचेस. T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोगों को लगा कि शायद यार ये कंडीशन उनकी सूट करती थी. तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया. आज अगर हम यहाँ पे देख लें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जो उनका पैशन है, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के साथ जो एसोसिएशन मैंने देखी है, वो उनका पैशन है टू रिप्रेजेंट द कंट्री, टू डू वेल फॉर द कंट्री. दे वांटेड टू इंस्पायर द होल नेशन, क्योंकि उनके पास खुशी की एक वजह है और वो वजह क्रिकेट है. और इस क्रिकेट के साथ वो एक सॉफ्ट मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं. दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, कि वो पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज अफगानिस्तान का लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट के थ्रू. वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं.
विद द सेम टाइम अगर उनकी परफॉर्मेंसेस की ग्रोथ देखें, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रही है। इसीलिए उनकी एज ए टीम, क्योंकि प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, प्लेयर्स इवॉल्व कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, वो डिफरेंट अच्छी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ना नहीं कर रहे अपनी लर्निंग्स को। आज देखें कि उनके तमाम वो बैट्समैन ऐसी ऐसी इनिंग्सें खेल रहे हैं जो किसी बड़ी टीम का प्लेयर भी नहीं खेल पा रहा, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा। आज जो ज़ादरान ने जो क्रिकेट खेली है वो एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसमें एंकरशिप भी थी, इसमें एग्रेसर भी था और इसमें पावर हिटर भी था। तो वो जो मैं बात करता हूँ कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बननी है एज ए प्लेयर, वो आज ज़ादरान ने खेल के दिखाया। और इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस उमर ज़ई ने दी। पहले उन्होंने 40 समथिंग रन एज ए बैट्समैन करके दी, एज एन प्योर ऑलराउंडर। नंबर 5 पे खेल रहे हैं, नंबर 8 पे नहीं खेल रहे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने स्कोर किया। और फिर जब उनकी बॉलिंग देखी, कप्तान ने जब बॉल उनके हाथ में दिया, ही ब्रॉट समथिंग टू द टीम, ही ब्रॉट समथिंग ऑन द टेबल फॉर अ विनिंग कॉज। तो दैट वाज स्पेशल। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है एज ए टीम। बहुत ही मज़ा आया देख के इनको खेलते हुए। एक टीम एफर्ट के तौर पर जीते और इंग्लैंड को ये दूसरी मरतबा हरा रहे हैं। पहले इन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर भी हराया और आज फिर हराया। तो ये शो कर रहा है कि एक टीम ग्रो कर रही है और उसके जो प्लेयर्स हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। इसमें ना एक बड़ा अच्छा साइन है यंगस्टर्स के लिए, वो ये है कि हफीज़ ने जो नाम लिया अज़मतुल्लाह उमर ज़ई, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा साइन है कि जो विल पावर थी वो वापस जब ज़ई की बात हो रही है, विल पावर की तो है, इंटेंट भी है, पॉजिटिव माइंडसेट भी है, पैशन भी है, लेकिन स्किल लेवल, यू नो, टू बी बॉलिंग इन दीज कंडीशंस, आप थोड़ा सा उसको देख सकते हैं, ओवरऑल एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किन इन कंडीशंस में क्या लेंथ्स कराई। ही हैड दैट सेंस of bowling at the depth in a particular way and got success. आप बैटर्स देखिए जो उन्होंने आउट किए, फिल शॉर्ट, जो रूट, जॉस बटलर, ओवरटन और एंड पे आदिल रशीद की जो लास्ट विकेट थी, और सबको जिस तरीके से आउट किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये थोड़ा सा स्किडी बॉलर हैं, तो जिस वक्त जो रूट इनको खेलने जाए थे वो आखिरी टाइम पर पेस, इतनी लंबी बारी लेने के बाद वो एंड पे वो एक्स्ट्रा पेस शायद जज नहीं कर सके, थोड़ा लेट हुए तो ग्लव पे लग गया। तो ये किस टाइम पर मैंने बाउंसर करना है, किस टाइम पे मुझे लेंथ बॉल करना है, किस बैटर को मैंने किस तरीके से आउट करना है, वो उन्होंने स्किल दिखाई। और आई थिंक मेरे दिमाग में जो आज एक वर्ड आ रहा है अफगानिस्तान टीम के लिए, वो सेल्फ बिलीफ। किसी एक टाइम पे उसी से फाइटिंग स्पिरिट आता है, क्योंकि किसी एक टाइम पे इन्होंने नहीं सोचा कि ये मैच हमसे चला गया। और यही चीज़ आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपकी एशिया से एक ऐसी टीम, हमारे एशिया में टूर्नामेंट हो रहा है, एटलीस्ट वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम अब अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हमने पिछले वनडे वर्ल्ड कप की बात की, इन्होंने इंग्लैंड को हराया, इन्होंने पाकिस्तान को किया, उसमें मैक्सवेल बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गए थे। तो आई थिंक अगला मैच अब और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा इसकी वजह से। लेकिन आई थिंक सेल्फ बिलीफ इनका किसी वक्त नहीं गया। कमराडरी टीम की जो शोएब भाई ने भी बात की, नबी इनके सबसे सीनियर तरीन प्लेयर हैं, उनको भी डांट पिट रही थी, लेकिन उनका मूड बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर आखिर पे उन्होंने ज़बरदस्त कैचेस भी पकड़े। तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट की निशानदेही करती है कि जिस वक्त एक जूनियर प्लेयर भी एक्सप्रेस कर सके अपनी फ्रस्ट्रेशन सीनियर को, वो उसको पर्सनली ना ले, और फिर वो सीनियर प्लेयर भी वापस आए गेम में और क्रूशल मोमेंट्स पे अपना जो काम है वो करके दिखाए। आपने कल जिक्र किया था हफीज़ के, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन पाकिस्तान बाहर हुआ लेकिन सपोर्ट करें आके। काफ़ी, एक तो मैं हैरान हूँ, काफ़ी अफगान लोग हैं मौजूद पाकिस्तान में, कोई हैरानी पंजाब नहीं में, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, आई थिंक जो लाहौर में मौजूद हैं, बड़ा अच्छा सपोर्ट था आज, और होना भी चाहिए। सब कॉन्टिनेंट की एक साइड, अच्छा गेम, बड़े रन्स, फाइटिंग गेम। ये देखें, अगर अफगानिस्तान की एज ए फ़ैन फॉलोइंग देखें तो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अफगानिस्तान का जो क्राउड है वो अपनी टीम को बैक करने पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंडिया चले जाएं, अब ये पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा अफगान हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो तो ज़रूर जाएंगे ना अपनी टीम को सपोर्ट करने, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि एज ए नेशन प्लेइंग फॉर अ कॉज, एंड दैट कॉज इज़ टू सेंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ द अफगानिस्तान टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत हार्डशिप देखी इस कौम ने, तो आज खुशियाँ देने का वक्त है। तो मेरा ख्याल है कि हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं इनकी कामयाबियों पे, और होना इसलिए चाहिए कि जिस तरह ये इवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह ये बड़ी बड़ी टीमों को, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी लंबी रिच हिस्ट्रीज़ हैं, उनको ये
वन साइडेड मैच हराने की कैपेसिटी की जोन में आना शुरू हो गए हैं। इनकी बैटिंग के ऊपर लोगों ने अक्सर जो है क्वेश्चन मार्क किया। आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस्त जो सोचता था कि यार शायद इनकी बैटिंग आज उस काबिल नहीं है, अभी उस काबिल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने ओपिनियन चेंज कर रहे हैं लोगों के कि हम एज ए बैटिंग यूनिट भी इस काबिल हैं कि हम किसी भी बड़ी टीम को 300 प्लस रन कर सकते हैं वनडे में। तो ओवरऑल उनके फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारक, बहुत पैशनेट हैं, जहाँ पे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज लाहौर के अंदर जो क्राउड ओवरऑल आया, दे वर सपोर्टिंग इवन इंग्लैंड। तो ये एक खुशी की बात है कि एज ए टूर्नामेंट ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। और एक ओवरऑल वही बात हो रही है, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं लाहौर में। हमने लास्ट फ्यू जो जितने भी आप इनिंग्स देखें तो लाहौर हैज़ प्रूवन टू बी अ ग्राउंड जहाँ पे 300 रन हो ही रहा है। और आपके सामने भी है कि पिछले जो 8 इनिंग्स हैं जो कि इस ग्राउंड में हुए हैं, आप देख लें 330, ठीक है वो एक 252 था, बट उसके अलावा 304, 308, 351, आई मीन दीज आर अगेन पाकिस्तान क्यों नहीं खेला सिर्फ है? पाकिस्तान की टीम है जिसने 252 ये चेस कर रहा था ना पाकिस्तान, हाँ 330 जी। चेस करते हुए 252 पे ऑल आउट हो गए थे। तो बिल्कुल। इसमें आई लेकिन गेस ओवरऑल पहले प्रेस तो करें ना ग्राउंड्समैन को, Absolutely. वहाँ पे प्रेस बिल्कुल, करना सही- चाहिए सही कि बात है। मतलब आप देखें स्टैट्स भी देखें, लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं 300 से ऊपर है। तो आई गेस हेड्स ऑफ टू द ग्राउंड्समैन, जिस तरह उन्होंने प्रिपेयर किया। देखें जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो फिर क्राउड भी जो है वो आता है, उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए। और एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल में हमारी कंट्री में तो ये सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है क्रिकेट जो है। और जितना भी प्रेस करें ग्राउंड्समैन को, क्यूरेटर को, कि जिन्होंने इतना अच्छा पिच बनाया, वेरी वेल डन। और ना सिर्फ मतलब 300 पे 300 रन बने, 17 विकेटें भी गिरी हैं, 7 एक तरफ से और 10 एक तरफ से। तो आई थिंक बैलेंस वाज आल्सो प्रीटी गुड कि ठीक है रन्स तो बने बट बॉलर्स के पास भी कुछ ना कुछ था उधर आके कुछ ना कुछ परफॉर्म इंग्लैंड कर। वाले को पूछो ना क्या ऐसी कुछ चलिए नहीं, उन पे सिर्फ एक चीज़ थी, वो था प्रेशर, और कुछ भी नहीं था। और कुछ दे वर टोटली अंडर प्रेशर। लग रहा था वो मेरे उनकी ख्याल में बॉडी last- लैंग्वेज, उनकी लास्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 6-7 ओडीआईज मेरा ख्याल है वो हारे हैं ऊपर 8 नीचे, 8 हो गए। नहीं 8 भी 10, 8 या 10 अभी हम कंफर्म करते हैं, बट बेसिकली कंसेक्यूटिव इंडिया से तीनों हारे थे और फिर वेस्ट इंडीज से आई थिंक। जी बिल्कुल। एनीवे चलें ओके खत्म शो खत्म। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इब्राहिम भाई की बैटिंग देखेंगे और उस पर बात करेंगे, तो जाइएगा नहीं। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात करेंगे इब्राहिम भाई की। बहुत शानदार बैटिंग की, 177 रन उन्होंने लगाए और आज सिर्फ 146 गेंदें। स्टार्ट जिस तरह का रहा था, तकरीबन 4.5 के रन रेट से स्टार्ट किया अफगानिस्तान ने, बढ़ते बढ़ते 11.3 पे पहुंच गया आखिरी 10 ओवर में। क्या ज़बरदस्त एक्सेलरेशन, शिफ्ट ऑफ मोमेंटम थ्रू दी डिफरेंट पावर प्लेज। मैं आप दोनों से ही पूछूंगा बारी बारी, क्योंकि आपने खेला हुआ है यूनुस खान के साथ। कोई झलक नजर आई इनकी बैटिंग, इनकी इनिंग्स में आज यूनुस खान की कहीं? नहीं, जॉनथन जरूर। ट्रॉट भी है ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, लेकिन जो यूनुस भाई का इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है कि एक तो वो बैटिंग को बहुत अच्छा समझते हैं और वो लोगों ये तो इनिंग्स तो हमने देख ली, लेकिन जो एक्चुअल में इनिंग्स तो हफीज ने प्रेस कर दी। जो मेन चीज़ है वो तो रह गई है, क्या? उनकी फिटनेस और उनका आपने फील्डिंग में नहीं देखा, Yeah, भागना special. और फील्डिंग में जो जिस तरह वो हॉट स्पॉट्स पे जाके फील्डिंग कर रहे थे, तो इट शोज़ के इस तरह की इनिंग्स और इस तरह की यंगस्टर्स को स्पेशली ये देखना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग हंड्रेड्स, इट्स अबाउट गिविंग योर बेस्ट फॉर द होल 100 नहीं, ओवर लेकिन मैच। उसमें भी जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अगर 177 बनाया है तो उसमें भी फिटनेस इतने ज़्यादा मतलब आपने खाली बाउंड्री से तो नहीं बनाया ना, आपने भाग भाग के बनाया। आप लोगों ने सबने इस चीज़ पे टच किया था कि किस तरह से 3 फेजेस में बैटिंग होती है। वही बात हमें वो तीनों नज़र आ रही हैं चीज़ें कि मतलब वो गैप्स भी क्लियर कर रहे हैं, वो हिट भी मार लेते हैं, वो बैक अवे करके लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि ऑल फैसेट्स ऑफ द गेम ही हैज़। he covered. बट मोर इम्पोर्टेंटली शुएब, 177 करना एक जो होता है कि आपके जो गोल्स होते हैं कि जी अब मैंने 50 कर लिया, लंबी इनिंग्स खेलने का भी उनको इतना क्रेडिट जाता है, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट एक वो होता है ना 50 कर ली, यहाँ पे वो नज़र नहीं आया। ही वॉज जस्ट प्लेइंग हिज गेम विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट कि जी मेरे रन्स कितने स्कोर बोर्ड पे। देखें ही इज़ ओनली 23 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जो स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई ये एक मंजे हुए बैटर की नज़र आती है कि जहाँ पे आप, ये ऐसी इनिंग्स होती है कि जहाँ पे आपके जल्दी आउट होने वाली इनिंग्स है ना, तो जब आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप वो भी कवर करते हैं।
आप टीम के लिए तो खेल रहे होते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को भी, वो वाली जो इनिंग्स जिनमें आपके फेलियर्स आए हुए होते हैं, तो आप उनको भी बेहतर करते हैं। देखिए जब आप इतने सेट हो जाएं, वो हर तरफ खेल रहे थे, जब आप इतने सेट हो जाए तो फिर दिल करता है आपका कि मैं जो है ना अब सिर्फ जहाँ पे पीछे फील्डर्स खड़े हैं उनके ऊपर से छक्के मारूंगा। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस तरफ का बॉल था, तो स्मार्टनेस जो थी, जो उनका चल रहा था कि जिस तरफ का बॉल है, जहाँ का फील्डर ऊपर है, मैं उस तरफ भी जो है प्लेस करके, अगर मैं हर बॉल हवा में खेलूंगा तो मैं आउट हूँगा। लेकिन मेरी टीम को जो रिक्वायरमेंट है, मैं सबसे ज़्यादा सेट बैटर हूँ, तो मैं जितना डीप बैटिंग करूँगा जाके उतना अच्छा है। और रन्स की जो उनका जो फ्लो था वो आ रहा था। देखिए ये बड़ी मतलब समझने वाली चीज़ है कि जो उनका वैगन व्हील है, अगर वो हम दिखा सकें तो वो हर जगह रन्स हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप थकते हैं तो सबसे पहले दिमाग आपका बंद होता है, तो वो थके नहीं कभी भी, उनका दिमाग चल रहा था, वो उनकी इनिंग्स से नज़र आ रहा है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट फिटनेस। और अगर आप फिट हैं तो आप कोई भी चीज़ फिटनेस के साथ, अपने दिमाग के साथ, जो इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, देखिए स्किल 19-20 है सब में, 18-20 होगी, इससे नीचे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स आते। लेकिन जिसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है और जो इंटेलिजेंट है, जिसका दिमाग चलता है, वो इस तरह के गोल्स अचीव करते हैं जो आज उन्होंने किए। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो हम फेजेस की बात कर रहे थे कि बैटर्स के डिफरेंट गियर्स, पहले 50 बॉलों पे उन्होंने 50 रन के लिए 50 बॉलों पे 60 रन बनाए, दूसरी 50 बॉलों तक उनका स्ट्राइक रेट 120 पे चला गया, और तीसरी 50 जो 50 बॉल खेले उन्होंने, 146 बॉल खेले, जो लास्ट 46 थे उस पे 182 पे स्ट्राइक रेट चला गया। और क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट साथ साथ ऊपर जा रहा था, तो आपके नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 सब ने 40-40 रन बनाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द गेम। कप्तान ने थोड़ा टाइम लिया, उनको टाइम लेने का मौका मिल गया। उसके बाद अजमतुल्ला और नबी को भी वो बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं कर, उन्होंने खेला तेज आके, लेकिन क्योंकि ये भी साथ साथ एक्सेलरेट भी कर रहे थे, जो फिटनेस की भी बात की कि इन्होंने एंड तक बाउंड्री हिटिंग भी, बाउंड्री में 84 रन किए, बाकी इनके सिंगल डबल्स के रन हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पूरी टीम की सक्सेस जब होती है इतने 325 रन करने में, और लंबा जो लेके जाता है इनिंग्स को, उसका एक्सीलरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे बैटर्स को भी हेल्प करता है कि वो भी अपने गेम में रहते हुए खेल सके। तो ये भी बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग बात लगी मुझे। और इनकी पार्टनरशिप जो थी हशमतुल्लाह के साथ 4th विकेट की 103 रन की, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस कर लेते हैं। जब हशमतुल्लाह आउट हुए थे तो इब्राहिम ज़ादरा ने दूसरे एंड पे अपने ही बैट को पंच किया था, ऐसे कि उनकी खुद की विकेट गिर गई हो। जस्ट दी इन्वॉल्वमेंट, जो हार्ड वर्क लगा था उस पार्टनरशिप को बनाने में, आई फील आप देखते हैं तो सिर्फ आपको अंदाज़ा होता है कि हाउ मच यू आर इनटू द गेम एंड यू आर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट द ऑपोजिशन। आपको फील होता है कि ये सिलसिला थोड़ा टूटा है, एंड देन यू रीबिल्ड द होल थिंग विद अनदर पार्टनर। लेकिन हशमतुल्लाह ने आज बड़ी शानदार इनिंग्स खेली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, जहाँ पे उन्होंने इब्राहिम को देख लिया था। फाउंडेशन दी जो नीचे वाले बैटर्स, जैसे सना ने बात की कि जो उसके बाद वाले बैटर्स आए, अभी आए, अब वो आए, क्या नाम है, अजमतुल्लाह आए, उनको एक फाउंडेशन मिली। और उनका वे ऑफ प्लेइंग ये है कि वो स्ट्रोक मेकर है। तो एक चीज़, जब वो आप कह रहे हैं ना बैट मारा उसने, उसकी एक और वजह भी थी। उसकी ये वजह थी कि जब 5th बॉलर दोनों साइड से ऑपरेटेड था, इधर से वो लिविंगस्टन बॉल कर रहा था, उधर से जो रूट बॉल कर रहा था, और उस वक्त फ्लो में रन आ रहे थे, तो जॉस बटलर अपने मेन बॉलर आदिल रशीद को लेके आए थे। तो उनसे जो है ना, वो नहीं चाह रहे थे कि आप उनको उल्टे सीधे शॉट खेलो, वो इस वक्त सिर्फ विकेट लेने के लिए लेके आए हैं। तो वो भी, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको उल्टा शॉट नहीं खेलना था। ये भी हो सकता है रीजन, बिकॉज ये वो मोमेंट था जहां ये कोशिश कर रहे थे दोनों में से कोई एक के एक्सेलरेट करे थोड़ा सा, ताकि स्कोरिंग रेट बढ़े। बट आई गेस दैट्स अ वेरी वैलिड एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये दैट वाज आल्सो अ की मोमेंट जहाँ पे अपने स्पिनर को लाए हैं वो टू गेट अ विकेट, और आपने वही चीज़ उनको हैंड ओवर कर दी। बिल्कुल। और बात वही है कि सपोर्ट चाहिए होता है। जब आपने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली होती है तो बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होती है। मोहम्मद नबी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत ही यूज़फुल ऑलराउंडर हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से उसी तरह की इनिंग्स दिखाई, 40 of 24 बॉल्स, 2 विकेट्स एज वेल। आई मीन जहाँ पे ज़रूरत होती है उनकी वही बात आ जाती है कि उनका पूरा एक्सपीरियंस सामने आ जाता है। तो कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान की टीम की बड़ी अच्छी लग रही है। इट इज अ बिट ऑफ यूथ, देन यंगस्टर्स कमिंग अप, एंड देयर इज एक्सपीरियंस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट, अगर आप इस पूरे स्कोर कार्ड और इस पूरे आज के मैच को देखें, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि जब आप कॉस्ट के लिए खेलते हैं,
जब आपके दिमाग में एक टीम कॉज होता है तो सब लोग उसके लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। पहले अगर कुछ बैट्समैन फेल हो गए, एक उनमें से टॉप ऑर्डर में खड़ा रहता है और वो अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलता है, और दूसरे उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। अगर आप 6 और 7 की परफॉर्मेंस देखें, जो 41 किया उमर ज़ई ने, जो 40 किया है नबी ने, उन्होंने आके वो जो मोमेंटम इब्राहिम ने लेकिन कॉम्प्लीमेंट किया इन 3 प्लेयर्स ने मिडिल ऑर्डर के तौर पर, कि उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया कि सब कुछ तेरे हथे पाता है। उन्होंने खुद भी करके दिखाया और उसके ऊपर से प्रेशर को ईज डाउन किया। येस ही वाज प्लेइंग ब्रिलियंटली वेल, लेकिन विद द सेम टाइम जो शादी, अजमत और नबी की कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इनको पार रन्स को प्लस करके 25 रन ऐड किए, क्योंकि 300 to 80 कुड हैव बीन रन जो हमें लगता है कि शायद पार के पास थे, लेकिन प्लस 25 रन जो उन्होंने किए वो बहुत ही उनको एक प्रेशर में डाल गई इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इसमें उतना ही क्रेडिट देना चाहिए उस माइंड सेट का जिसने इस टीम के साथ 5वां फास्ट बॉलर नहीं रखा या एक स्पिनर नहीं डाला। अपनी बैटिंग को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन 300 रन तो हम करने की बातें कर रहे हैं कि इंग्लैंड 300 रन कर रही है, कितनी मरतबा करवा भी रही है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। क्योंकि ये जो बॉलिंग है वन डायमेंशनल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में खेल ले ये 300 प्लस के ऊपर अगला सेगमेंट पूरा इन्हीं पे 113 रन जो है उन्होंने कभी दे दिए डेथ ओवर्स में, और एक दफा नहीं, पिछले जितने भी वो है वो हो रहे हैं। बट आई थिंक एक उन्होंने तो बैटिंग हाईलाइट की है, बट एज अ बॉलर एज वेल, सना, you being a spinner, you've seen कि उनके पास क्या, what he offers as a bowler, किस किस्म का कंट्रोल है उनके पास, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक अपने अटैक में भी, अगर एक लेग स्पिनर है, आपको थोड़ी सी उस तरह वैरायटी भी चाहिए होती है। एक तरफ लेग स्पिनर है, एक तरफ ऑफ स्पिन, थोड़ा एक कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, आई थिंक नबी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मोहम्मद नबी का, और जिस तरह की लाहौर की पिच है उस पर आसान नहीं है स्पिनर के लिए विकेट लें, तो वो स्लाइडर्स के ऊपर, तेज़ बॉल के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, तो उनको इन्होंने मैनेज किया, एक ही विकेट मिला, लेकिन वो स्किड के थ्रू ज़्यादातर विकेट लेते हैं, ये फ्लाइट में डिसीव करने के थ्रू विकेट लेते हैं, और बहुत बड़ा ब्रेक नहीं है इनके पास। ऑपरेट वही करते हैं 4th 5th स्टंप से, वहीं से बॉल बाहर भी निकलता है, वहीं से अंदर भी आता है, बट फ्लाइट से इनकी मेन कोशिश होती है लेंथ और फ्लाइट से विकेट लें। लेकिन जीतने की एक वजह है अफगानिस्तान की जी। आज एक बंदा बड़े खुश हो, यूनुस खान, नहीं, बड़े भाई शुएब भाई, आज गुलबदीन ने विकेट कर दिया, नॉट आउट भी रहे, तो कंप्लीट गेम खेला उन्होंने। ऊपर से ये जो था ना, ये वीडियो आने लगी है, भंगड़ा पा रहे ने तो शुएब भाई मस्ट बी वेरी हैप्पी। नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली गेम के बीच में उनके वीडियोस आ रहे थे, सब देख रहे थे। बिल्कुल भाई, एक बात तो है, हमारा एक पाकिस्तानी तो बहुत अच्छा कर रहा है, यूनुस खान। That's true. मोहम्मद नबी की जितनी बात परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, इन्होंने तकरीबन 98% मैचेस खेले जो अफगानिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में खेले, शुरू से ही साथ हैं। आई थिंक फर्स्ट गेम जो अफगानिस्तान ने कभी खेला था इंटरनेशनल, उसमें ये थे। उसके बाद शायद 4-5 ही गेम मिस किए हैं, अदरवाइज इज ऑलवेज बीन अराउंड। एंड थोड़ी सी हिंट उन्होंने दी थी कि मे बी ही विल हैंग हिज बूट्स आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी, बट बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। और ये एक नज़र आया है इनकी टीम में, अभी आपने यंगस्टर्स की बात की, उमर ज़ई की बात की, या इब्राहिम की, और फिर सीनियर मोस्ट, सब मिल के परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने जिक्र किया था इस टूर्नामेंट के आगाज़ में, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, जोनाथन ट्रॉट की जिनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा राशिद खान या किसी एक पे डिपेंड ना करें। आई वांट डिफरेंट पीपल टू पुट अप देयर हैंड्स, वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। ये एक थिंकिंग है, हमारा प्रोसेस है कि जी हमें यूजुअल सस्पेक्ट खिलाने ही खिलाने हैं। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्दीक उल आतल को रखना नंबर 3 पे कंटिन्यूसली, हालांकि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अराइव नहीं किया उन्होंने, बट इट शोज़ कि जोनाथन ट्रॉट की ये मेहनत है ओवर अ पीरियड, आई थिंक कई साल से वो उनके साथ, तकरीबन 3 साल से 2022 से आई थिंक उन्होंने अपना कोचिंग स्टेंट इनके साथ स्टार्ट किया, और तब से जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत शानदार है। आप बैट्समैन की बात करें, आप बॉलर्स की बात करें, स्पिनर तो ऑलरेडी इनके पास थे ही, लेकिन उनको भी वेल यूटिलाइज करना, तो एज ए कोच ही मस्ट बी वेरी हैप्पी द अमाउंट ऑफ एफर्ट ही मस्ट हैव पुट इन, जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह प्लेयर्स की ग्रोथ नज़र आ रही है, टेक्निक के ऊपर काम हो रहा है और टैक्टिक्स के ऊपर काम हो रहा है। आई एम श्योर जो मलिक ने भी बात की कि इब्राहिम ज़ादरान जैसा प्लेयर जो आता है 23 ईयर्स ओल्ड ही इज़ ओनली, और उसके साथ साथ उसका जो गेम को कंट्रोल करने का जो एक मेथड हमें नज़र आया, और ये आज नहीं, इन्होंने पिछली मरतबा भी जब ये वर्ल्ड कप खेले इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसी इनिंग्सें खेली जहाँ पे ये ग्लिम्स नज़र आ रहे थे कि ही मस्ट बी अ वेरी पोटेंशियली वेरी गुड प्लेयर। लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ आप ओवरऑल एक टीम की बात करें, तो यस
ये वाकई जो आपने बात की है ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि सिर्फ एक या दो प्लेयर्स के इर्द गिर्द ये टीम नहीं चल रही, यहाँ पे सब मैच विनर बनने की तैयारी में हैं, कोशिश कर रहे हैं। गुरबाज जो इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है या जिसके ऊपर तमाम लोगों को सोच है कि वो जितवाएंगे, 2 मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंसेस सामने आ रही है। पहले रहमत शाह सामने आए, उन्होंने 90+ तकरीबन रन्स किए, और आज ज़ादरान और दूसरे लोगों ने परफॉर्म किया। उमर ज़ई इज़ अ ग्रेट फाइंड फॉर देम। वो एक कंप्लीट पैकेज है जो जैसे इंडिया के अंदर हार्दिक पांड्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसी तरीके का रोल जो है वो उमर ज़ई जो है वो कर रहे हैं। इनको ना इनको स्पेशल क्रेडिट इसलिए देना चाहिए जोनाथन ट्रॉट को कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनका, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो नहीं है, तो वो जो भी प्लेयर को लेके आते हैं, जो एक्सपोजर उसको देना है, वो सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में वो दिलवा सकते हैं उनको। बाकी प्लेयर्स की अपनी चीज़ें हैं, वो यूएई में क्रिकेट खेलते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो एक्सपोजर दिलाना है, आई थिंक उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टिल फाइंडिंग द टैलेंट और उसको इम्प्रूव करवाना एंड देन कम्पीटिंग एट अ हायर लेवल, और वो भी उन टीम्स के अगेंस्ट उनसे परफॉर्म करवाना, आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। सो वी मस्ट अप्रिशिएट हिज अचीवमेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। वाकई बहुत से चैलेंजेस हैं एंड डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस अफगानिस्तान ने इस तरह से परफॉर्म किया एंड लाइक हफीज़ भाई राइटली सेड एज अ टीम, बिकॉज शुरू में जब वो इमर्ज करी थी एज अ टीम तो बहुत ऐसी बातें होती थी कि जी दे आर हेविली रिलायंट ऑन देयर स्पिनर्स, नबी हो गए, राशिद हो गए या और कोई नूर अहमद हो गए, बट इट्स गुड टू सी कि उनके पेसर्स भी जो हैं अब उसी तरह कंट्रीब्यूट करें। दे आर एक्चुअली लुकिंग लाइक अ प्रॉपर टीम एंड we would not consider this now as an upset because they've been doing it time and again. So well done to Afghanistan. On that note, we'll take a short break. वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है आज के इस मैच की कि शानदार मैच हुआ, अफगानिस्तान ने हराया आज इंग्लैंड को और अपनी जगह और पक्की करते जा रहे हैं सेमीफाइनल की तरफ। इंग्लैंड को कर दिया बाहर, और ये पहली बार नहीं है, इंग्लैंड को पहले भी ये टकरे हैं वर्ल्ड कप में और उनको यही मजा चखाया था। अब हमने कुछ बातचीत की अफगानिस्तान की, इंग्लैंड की तरफ आते हैं। इंग्लैंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि फायर पावर है, पावर हाउस है बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में ये चूक रहे हैं। और आज सुबह भी बात हुई थी मैच से पहले कि कहाँ ये मिस आउट कर रहे हैं। ओवर नंबर 10 to 40 जो इतना इंपॉर्टेंट चंक है सेकंड पावर प्ले, वहाँ पे एक बॉलर मिस कर रहे हैं। अगर हम बैक इन टाइम जाते हैं तो इनके पास काफ़ी ऐसे ऑप्शंस थे जो फर्स्ट चेंज में आते थे, नई भी कर लेते थे बॉल। एंड्रयू फ्लिंटॉफ इतने ज़बरदस्त इनके पास एक एक्सपीरियंस थे। फिर और आगे चलते जाएं तो क्रिस जॉर्डन इनके पास एक ऐसे बॉलर थे जो कि बैटिंग भी कर लेते थे नीचे। लियम प्लंकेट शायद इतनी विकेट्स नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने एक एंड पकड़ के रखा होता था। ये बहुत से नाम है जो कि शायद आज इंग्लैंड ढूंढ रहा है कहीं पे। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद मलिक एंड आस्क हिम कि कौन ऐसा हो सकता है जो नहीं आया शायद नज़रों में अभी तक, या फिर है ही नहीं इनके रैंक्स में कि जो इनके मिडिल ओवर्स को परमानेंट इनका कोई हो सोल्यूशन रखा हुआ। देखें, ये हमेशा से ना, अगर आप थोड़ा रीसेंट पास्ट में जाएं तो ये उन पे रिलाई करते थे ज़्यादातर जो इनके पास मीडियम पेसर्स होते थे। मीडियम पेसर क्या करता है, वो एक जगह पे बॉलिंग कर लेता है। तो अगर जब आपका 5वां फील्डर अंदर है फ्रॉम 10th ओवर टिल 40th ओवर, वहाँ पे इनको बहुत सारे रन्स पड़ रहे हैं। और अगर हम आर्चर की बात करें, वुड की बात करें, या जेमी ओवर्टन जो आज खेले हैं, तो आप देखें कि उनके जो पिच मैप है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हार्ड लेंथ पे जो है कंसिस्टेंटली बॉलिंग की हो। वो एक ऐसी जगह है जब आप हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं तो बैटर के लिए मुश्किल हो जाता है उस पर रन्स बनाना। तो अगर ज़ाहिरी बात है जो क्रिकेट है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो चेंज होती गई, सो फिर आपको पेस चाहिए। पहले ये होता था कि एक 140 वाला हर टीम में आपको नज़र आता था, अब आपको 3-3 नज़र आते हैं मोरलेस हर टीम में। तो मुझे ये लगता है कि आप बेशक आपके पास पेस हो, जो मिडिल ओवर्स हैं जहाँ पे ये एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये है कि इनके वो जो पेस बॉलर्स आके बॉलिंग करते हैं वो या पीछे करते हैं बॉलिंग या बिल्कुल आगे बॉलिंग करते हैं, एक जगह बॉलिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है बैटर को चांसेस मिल जाते हैं कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है वो रन्स बना लें, फिर उस सामने डाउन द ग्राउंड रन्स बना लें। वो आज के मैच में भी हम लोगों ने देखा। इनको ढूंढने पड़ेंगे अपनी काउंटी क्रिकेट में कि इनके वो वाले बॉलर्स जो है इनको वापस थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाली बॉलिंग जो है इनको चाहिए होगी कि एक जगह पे, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इंग्लैंड के बॉलर्स जो थे वो हमेशा एक जगह पे बहुत ज़्यादा बॉलिंग करते थे। तो मुझे लगता है कि ये मिसिंग पार्ट है इनकी ओडीआई क्रिकेट।
अच्छा, जो रूट ने भी काफ़ी इनके लिए आज अच्छी इनिंग्स खेली, इन द सेंस कि कोशिश नज़र आई 120 ऑफ 111 बॉल्स, और एंड में लग रहा था कि थोड़े से क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, शायद उस तरह से फिटनेस का आ रहा था, बिकॉज ही वाज रनिंग दोज टूज रियली हार्ड एंड काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग। बट ऑफ कोर्स दुख तभी होता है जब आप 100 मारते हो लेकिन आपकी टीम नहीं जीती। द डिसअपॉइंटमेंट वाज विजिबल ऑन हिज फेस। सो इन टर्म्स ऑफ द चेज, चलो हमने बॉलिंग की तो बात कर ली कि जी बॉलिंग में एक बॉलर उनका मिसिंग है, बैटिंग में क्या कहेंगे कि कहाँ पे वो जो एक फाइन मार्जिन है किस तरह से बेहतर होती है? कोई बीच में आपको लगता है कि जो रूट का साथ बेहतर होना चाहिए था? नहीं, पहले तो जो रूट की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है कि बड़ी देर से वो इन एंड आउट के फेज से गुजर रहे थे, क्योंकि वनडे क्रिकेट में जो वो राइट चेंजेस की 2019 में वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद छोड़ के साइड पे होता है। तो ये जो आज हमें नज़र आ रही है ये इंग्लैंड वो है ही नहीं जो 2015 और 2019 के दरमियान में 4 साल के पीरियड में खेली। अभी बटलर बैडली एक्सपोज एज ए कैप्टन, अगर आप उनको ओवरऑल देखें एज ए प्लेयर वो अपने नंबर से हट के पीछे हट रहे हैं, और ये निशानी होती है कि जब एज ए लीडर आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी टीम आपको कभी भी बेहतर रिस्पॉन्स नहीं करती। तो मैं ज़्यादातर पर अगर वो ऊपर जाते, अगर फ़र्ज़ करें अगर उनकी बैड फॉर्म है, तो ही शुड पुट हिमसेल्फ इन अ सिचुएशन कि मैं आपको करके दिखाता हूँ दिस इज़ हाउ ऑल टीम गेट टुगेदर। लेकिन उन्होंने अपने नंबरों को नीचे से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है समवेयर यू विल सी वेरी सून कि बटलर मे बी हिमसेल्फ विल डिसाइड ऑन दिस, अदरवाइज समवन हैज़ टू टेक द बोल्ड डिसीजन, क्योंकि इस वक्त वो एज ए लीडर इस टीम को कुछ नहीं दे पा रहे। और उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन ये है कि इंग्लैंड की टीम जो कैपेसिटी वाइज बहुत बेहतर लग रही है, लेकिन उनकी ओवरऑल एज ए टीम परफॉर्मेंस इसलिए नहीं है कि लीडर उस लेवल का उनको नहीं मिल रहा है या कप्तानी उस लेवल की नहीं हो रही। इनकी बैटिंग का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, या तो आप कहें कि जैसे हमने कहा सुबह का लाइसेंस दिया हुआ है कि जाओ जाके एक सर्टन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलो, लेकिन फिर जब उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी डिसमिसल्स भी फिर ऐसी ही लग रही होती हैं कि शायद आप किसी किस्म की जल्दी में हैं। इनकी बॉलिंग ऑफ कोर्स मेन रीज़न है इनकी हार का लास्ट 6 लगातार, लेकिन इनकी बैटिंग भी देखते हैं। जो रूट के अलावा जो विकेट्स गिरी हैं, भी शोएब भाई भी बात कर चुके हैं, बाकी भी बात कर चुके हैं कि टूर्नामेंट्स आप हमेशा अपनी बॉलिंग यूनिट से जीतते हैं, बैटिंग यूनिट से आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते, और वो कमी तो इनके स्क्वाड में है ही है। 5वां बॉलर, फिर इसी तरह एक फ्लैट इन पिचेस पे एक फ्लैट बॉलिंग अटैक नज़र आ रहा है, क्योंकि पेस ही पेस है। आपके पास ऐसा बॉलर नहीं है जो शुरू में बीच में आके अपनी पेस ऑफ कर सके, कटर्स ऐसे करवा सके कि वो क्योंकि जब आपके पास सिर्फ 4 फील्डर बाहर हैं तो ज़्यादा पेस आपके अगेंस्ट ही ज़्यादातर जाएगी, क्योंकि आपके पास 2 फील्डर तो आपको शायद फाइन और थर्ड रखना ही रखना पड़ता है उस तरह की पेस के साथ। मीडियम पेसर के साथ आप उसको और ज़्यादा यू कैन प्ले अराउंड द फील्ड। एक तो वो चीज़ है, और दूसरी बैटिंग की हम फायर पावर की तो बात कर रहे हैं, पर पार स्कोर मुझे नहीं लगता इन्होंने अभी भी उस पिच पे अभी तक अचीव किया है अगेंस्ट ऑपोजिशन। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी देखें, ये आराम से 270 280 पे एक टाइम पे लग रहा था कि ये जा सकते हैं, जिस तरह की डकेट 370 380 पे ये ऐसा लगता था कि ये जा सकते हैं, जिस तरह ऊपर से डकेट ने इनको स्टार्ट दे दिया था। तो उसमें भी ये शॉर्ट रह गए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन के इनकी या तो ओवर एग्रेशन पे चले जाते हैं, और लंबा खेलने वाले अभी तो 2 ही लोग नज़र आ रहे हैं, ऊपर से बेन डकेट है और दूसरे आपके पास रूट है। तो उसके साथ लॉन्गर कोई खड़ा नहीं हो रहा, किसी ने 60 नहीं किया, किसी ने 70 नहीं किया तेज़। जब तक वो नहीं होगा तो फिर ये एट पार अकॉर्डिंग टू अपोजिशन, क्योंकि लाहौर में ही दोनों मैचेस मिले इनको, तो वो एट पार ये जा नहीं सके। हाँ बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि क्या एक ऑप्शन था कि रेहान अहमद को आज एक चांस दिया जाता? वही वाली बात अब तो हो गया, लेकिन जस्ट फॉर डिस्कशन से वाज देयर एन ऑप्शन, डू यू थिंक दैट कुड हैव बीन कंसिडर्ड? अब देखें, अटैकिंग ऑप्शन में अगर आप रेहान को भी डालते और आदिल रशीद ऑलरेडी खेल रहे हैं तो आप अटैकिंग उसमें चले जाते। फिर आप ये कहते कि नहीं, हमें जिस तरह हम बैटिंग में आप पे अटैक करते हैं हम बॉलिंग में भी आप पे अटैक करेंगे। अभी वो क्या उनका आ रहा है कि वो सिर्फ पेस पे थोड़ा सा अटैक करते हैं, जैसे वुड हैं और आर्चर हैं और फिर आदिल हैं। तो जिस तरह वो बैटिंग में अटैक करते हैं, फर्स्ट से लेके 7th बैटर तक जो रूट को निकाल दें तो बाकी सारे जो है वो आप पे आके जो है अटैक ही करते हैं। तो अगर रेहान को डाल देते वो, तो इसका मतलब है कि वो जीतना चाह रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि वो सारा लोड जो है वो डालते हैं उस पर बैटिंग पे। नहीं, उनका बैटिंग वाला लोड थोड़ा सा बॉलिंग पे भी जो है उनको डालना चाहिए, क्योंकि जब वो डालेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको बैलेंस मिलेगा। कि और जब दूसरी टीम्स आपसे, जैसे आज अफगानिस्तान ने जो है 325 किए, इससे पहले
जो है ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिए 351। तो ज़्यादा कोई आपका बैटिंग का कसूर नहीं है, आपकी बॉलिंग का ज़्यादा कसूर है, तो आपने उसको फिक्स करना है। आप बैटिंग को ही फिक्स करते जा रहे हो, बैटिंग तो आपकी चल रही है। आज भी देखें जो है वो पहुंच तो गए थे, 7 या 8 रन से हारे हैं, तो उनका जो फिक्स होने वाला काम है उनके कॉम्बिनेशन में वो उनकी बॉलिंग। और आज एक ऑप्शन थी जो मैंने पहले आई थिंक प्री में हमने बात की थी, मैंने ये कहा था कि जो स्मिथ हैं जो नंबर 3 पे खेले हैं, अगर वो ना भी खेलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट समवन हु ऑलरेडी प्रूवन दैट ही इज़ अ मैच विनर। तो अगर उनको ना खिलाया जाता, जो रूट नंबर 3 पे खेलते और बाकी बैटिंग ऑर्डर वैसे चलता, क्योंकि इन पिचेस पे आपके पास ऑप्शन बॉलिंग की बढ़नी चाहिए, ना कि बैटिंग की, क्योंकि बैटिंग के अंदर तो आपके हर बैट्समैन जो खड़ा होगा वो 100 कर सकता है, ये ऐसी पिचेस हैं। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन जहाँ पे 5वें और 6ठे ओवर की या सॉरी बॉलर की है वो आपके पास है ही नहीं। आप बार बार लिविंगस्टन से करवा रहे हैं, जॉय रूट से करवा रहे हैं, दे कैन गो थ्रू विद द 10 ओवर्स बट दे कैन नॉट ब्रिंग इम्पैक्ट ऑन द गेम इन दिस कंडीशन, क्योंकि टर्न तो है नहीं। तो वहाँ पे आपके पास अगर रेहान को खिला लिया जाता और उसको एक ऑप्शन लिया जाता है एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर कि यस अगर हमने उनको बुलाया लेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग मूव और अपनी बैटिंग एक कम कर दें लेकिन बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाते तो कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। अगर एवरेज एज भी देखें, मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 35 के हैं वुड, ऑब्वियसली उनको सारे मैच तो खिलाती भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल फिटनेस। 37 के हैं आदिल रशीद, सो दे ऑन द वे आउट एंड वी जस्ट टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से ये अब रेंज हैंड ओवर करेंगे आने वाले कोई 1, 2, 3 साल में टू दी लॉट दैट्स गोइंग टू कम। इवन बटलर चलें वो बैटर हैं 34 साल के हैं, बट इट्स जस्ट कि ये ऑल ओवर द प्लेस नज़र आए अपनी बॉलिंग में। 48वां ओवर रूट ने किया, 22 रन खाए, आखिरी ओवर लियाम लिविंगस्टन ने किया, वो लकी रहे। वो लग रहा था कि उन्होंने अपनी सारी फायर पावर आज यूज़ कर दी पहले ही कि किसी तरह से इनको रोक लें, एंड देन इवेंचुअली ही वाज लकी कि आखिरी ओवर में 325 की जगह 50 नहीं हुए। एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। मेरा कहने का मैं समझ गया। वो खेल रहे हैं अभी तक, वो अभी तक खेल रहे हैं। गलत बंदे की तरफ मुड़ के थोड़ा सा सवाल कहीं इधर इधर। देखिए हर आदमी शुएब मलिक नहीं हो सकता ना, वहाँ एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं लेकिन यहाँ मुश्किल है। नाइस कमबैक, नाइस कमबैक। नाइसली डन। लेकिन जो है जॉस बटलर ने प्रेज किया वुड को कि he started complaining in his 4th over, but still he came back and bowled another 4 overs. So I guess ये credit ज़रूर उनको जो है वुड को देना चाहिए that he did something really exceptional for the team, क्योंकि requirement थी, knockout stages वाला मैच था उनका, तो उस पे उनको ज़रूर जो है वो प्रेस करना चाहिए। दूसरी एक ये भी चीज़ है कि वुड को वो सारे मैचेस नहीं खिलाते, लेकिन उनकी टीम के सिनारियोज ही ऐसे बन रहे थे कि उनको खिलाना पड़ा, उनकी मजबूरी बनती गई कि वो उसको खिलाते रहे, उसको रेस्ट दे। वो वैसे उसको हर मैच नहीं खिलाते, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि उन्होंने जो है उनको खिलाते रहे। अब मूविंग फॉरवर्ड फॉर देम आई थिंक दे हैव टू सिट टुगेदर एंड उनको भी अब जो है एक नए पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उनके बारे में सोचना पड़ेगा मूविंग फॉरवर्ड के, एंड दे हैव इनफ टाइम। 2027 में जो है वो 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो उसमें ये है कि वो तब तक उन चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। बट उनमें एक चीज़ ये अच्छी है कि दे आर गोइंग टू सिट टुगेदर एंड दे विल कम अप विद अ प्लान। For sure, and even from a captaincy perspective, Joss Butler is under a lot of pressure. आप देखें कि जी पिछले 10 मैचेस में हमने बताया था कि 9 मैचेस वो हार चुके हुए हैं। पूरी अगर इनकी देखी जाए अभी तक जो सफ़र रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी का, वो वाली बॉडी लैंग्वेज इंग्लैंड की नहीं नज़र आई जो आपको नॉर्मली नज़र आती है, वेयर देयर यू नो लाइक कंपेरेटिव उस तरह से। तो एक ओवरऑल नज़र आ रहा है कि पूरी टीम प्रेशर में ही खेल रही थी फ्रॉम द स्टार्ट। एब्सोल्युटली। देखिए आप जो मर्जी कह लें, मैं फिर बात करती हूँ, हम प्रोसेस ओरिएंटेड सारे होना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी बड़े टूर्नामेंट्स की परफॉर्मेंसेस का प्रेशर होता है वो ज़रूर आपके ऊपर कैरी ऑन होता है प्रेशर। और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिससे ये हारे हैं, वो डेंट भी बहुत पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का ऐसा राइवलरी है जैसे हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी करते हैं, इस तरह की हाइप होती है उनकी, और उनके 6 मेन प्लेयर्स नहीं थे। तो ऑस्ट्रेलियंस के अपने लिए वो एक ऐसी चीज़ थी जो जितने मेरे कमेंटेटर्स से बात हुई, जितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से बात हुई, वो खुद भी इस जीत को बहुत हाई रैंक कर रहे हैं अगेंस्ट इंग्लिश साइड जो जिसके अंदर सारे नाम मौजूद थे। तो
तो जब आपको टूर्नामेंट के शुरू में इस तरह का एक डेंट पड़ता है और एक आपको इस तरह की डिफीट होती है ऐसे ऑपोजिशन से जिसको आप हराना भी चाहेंगे, राइवलरी भी ज़्यादा है, उनकी टीम भी ऑन पेपर उस तरह से इन एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल टीम, तो फिर टीम का कोर कभी कभी हिल जाता है। तो हम जिस तरह बात कर रहे थे अफगानिस्तान के लिए सेल्फ बिलीफ की, वहाँ पे इन ऑपोजिट सेल्फ डाउट थोड़ा सा है कि यार जो ब्रांड हमने कमिट कर लिया है, इज़ इट द राइट ब्रांड फॉर ओडीआई क्रिकेट और नॉट। उसमें एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, रूट को भी लेके आ रहे हैं। तो अब वो एक इंट्रोस्पेक्शन उनकी टीम के अंदर शुरू हुई है जो कि नज़र आती है। उस टाइम पर जिस वक्त आपकी टीम दोबारा से एक ट्रांजिशन, मेंटल ट्रांजिशन में भी हो, उसमें भी वो क्लैरिटी ऑफ माइंड और सेल्फ बिलीफ नहीं होता टीम्स में, और थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा उसको सेटल करने में, आर या पार या वो राइट बैलेंस को लाने में, जो कि उनको अभी मिल नहीं रहा किसी तरह। ठीक है जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं जिसमें से ऑफिशियली अब 3 बाहर हो चुकी हैं, होम टीम के अलावा बांग्लादेश और इंग्लैंड, और इस वक्त 5 टीमें हैं जो 4 प्लेसेस के लिए लड़ रही हैं। 2 प्लेसेस जा चुकी हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं। बात करेंगे कल वाले मैच की और बहुत सारी चीज़ें उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी अफगानिस्तान की, बात होगी इंग्लैंड की, लेकिन कल पाकिस्तान की टीम जो है वंस अगेन इन एक्शन नजर आएगी। दे आर आउट द टूर्नामेंट एंड सो इज बांग्लादेश। लेकिन वही बात हो जाती है कि अब इस मैच को कैसे देखना है, क्या क्या हो सकता है इस मैच में, इज देयर अ चांस टू ट्राई द बेंच, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हो सकती है। बट वही बात आ गई शुएब, टूर्नामेंट से आप बाहर हो गए हो, डिसअपॉइंटमेंट भी हो गई, डिस्कशंस भी चल रही हैं उसके इर्द गिर्द। अब कल जो मैच है वो क्या वो एक्सपेरिमेंटल होगा कि जी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करें, किस तरह से देखते हैं इस मैच को? देखिए, कुछ करे ना करे उस्मान खान को ज़रूर खेलना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर आपने उसको इस फॉर्मेट में खिलाना है या आप उसको देखते हैं फ्यूचर की प्लानिंग में, तो उसको तो ज़रूर खेलना चाहिए कल। और बाकी भी जो लोग बाहर बैठे हैं उनको खेलना चाहिए सबको। और कौन कौन है? फहीम अशरफ है, फहीम है, हसनैन है और उस्मान है, फिर कामरान गुलाम है। तो मेरे ख्याल में इन चारों को जो है कल इन्होंने अगर रन कर दिए सब तो क्या होगा अगर सारे परफॉर्म कर देखिए, अब आपको रन नहीं देखने हैं या आउट नहीं देखने हैं, अब आपको ये देखना है कि 2027 में आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है 50 ओवर क्रिकेट में, आपने वो देखना है। बट एटलीस्ट ये होगा कि जब ये भी खेल जाएंगे तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, सारे प्लेयर्स जो है वो खेले हुए आपके सामने होंगे, तो फिर आपके लिए आसान होगा कि आपने अगर टीम भी सिलेक्ट करनी है जो न्यूजीलैंड जानी है उसके लिए। अब जो इन्होंने बात की कि आपको प्लानिंग करनी है आगे की वर्ल्ड कप की, वही वाली बात आ जाती है हफीज़ कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो देख के एक कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं कि टूर्नामेंट आता है तो उससे पहले एक जो है ना पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि अच्छा ये कंडीशंस हैं, अब इसको निकाल दो, इसको डाल दो। एक वो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी लाना कितना इम्पोर्टेंट है कि जी आप अपनी एक बनाएं, ग्रुप बनाएं कि जी ये हमारे प्लेयर्स हैं और इन्हीं में से जो है हम चूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो भी बड़ी जल्दी हो जाएंगे। देखिए ज़ैनब, ये ग्रुप तो बना हुआ है ना, ये जो प्लेयर इकट्ठे हुए हैं, ये जो 15 प्लेयर रखे गए हैं, ये बाय चॉइस हैं। तो जिन्होंने भी ये टीम बनाई है बड़ी सोच समझ के टीम बनाई थी। अब देखना ये कि बुरा रिजल्ट आया और इसकी ऑनरशिप ले रहे हैं बहुत से लोग, अपने हाथ खड़े करना चाहिए। इसमें से मुझे खुशी हुई कि आकिब भाई सामने आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अपने आप को कटहरे में खड़ा किया और ये माना कि जी ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मैं जिम्मेदार हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और दिस इज़ हाउ इट शुड बी। सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ एक बंदा नहीं है, सब लोगों ने इसके पीछे जिसने प्लानिंग की, जिन्होंने सिलेक्शन की, और जो प्लेयर्स हैं दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब तक ऐसे होगा कि बुरी परफॉर्मेंस प्लेयर दे और आप सैक कर दे मैनेजमेंट को? तो मैं पहले ये समझता हूँ कि इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ये चाहिए कि यार हम सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा करें कि येस वी कुडंट डू वेल एज ए टीम, एज ए प्लेयर। उसके बाद ये है कि जिस सिलेक्शन के ऊपर लोग ब्लेम कर रहे हैं, यस हमने भी ये रेस किया पॉइंट और बड़ी देर से कर रहे थे, लेकिन जो भी प्लेयर खेला ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बारे में कहा जा रहा होगा कि जी इसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो जिसको भी मौका मिला है ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुरी परफॉर्मेंस आ गई, कोई मसला नहीं, मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि कल के मैच के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि कल के मैच के लिए भी जो भी बेस्ट टीम खेल सकती है उसको खिलाना चाहिए, ताकि कल का मैच अगर हम जीत सकते हैं तो जीतो, क्योंकि पाकिस्तान मैच खेल रहा है ना। पाकिस्तान की टीम एक और डिफीट क्यों ले किसी ऐसी नेशन से जिससे हमें लगता है
कि हमें जीतना चाहिए। तो मैं ये प्लानिंग वाइज एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को रखना या उसको निकालना मेरी समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो भी टीम न्यूजीलैंड जानी है या अगली 5 या 6 सीरीज़ की बात की थी सिकंदर ने कि पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ 5-6 मौजूद हैं, उनको देखते हुए सिर्फ कल के मैच के ऊपर डिसाइड ना किया जाए। फ़र्ज़ करें मलिक की राय है, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट, कि ये सोच रहे हैं कि जी जो 4 बाहर बैठे हुए उनको खिला दिया जाए। फ़र्ज़ करें वो बेचारे फेल हो जाते हैं, तो क्या उनको बाहर निकाल देंगे? या वो कामयाब हो जाते हैं, तो क्या उनको आप समझते हैं कि वो आपके 2027 के वर्ल्ड कप के लिए रेडी हैं? नहीं, कल के मैच के लिए जो भी बेस्ट टीम है वो खिलाई जाए। अगर मैच होता है और अगर वो पाकिस्तान जीता है तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर एंड देन सिट टुगेदर और एक राइट फार्मूला सेट करें कि पहले ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन किया जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट खेलना कैसे चाहती है। उसके बाद उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए जो भी प्लेयर अवेलेबल है पूल में से, जो भी सिस्टम में उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को सूट कर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या वो अपनी परफॉर्मेंसेस ला सकते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए ताकि उनको एक लॉन्ग रन दिया जाए। 5 या 6 सीरीज़ जो सिकंदर ने बात की है उनको फिर वो खिलाई जाए, फिर इवेलुएट किया जाए कि यार ये बंच ऑफ प्लेयर्स जो हमने पिक किया है ब्रांड ऑफ क्रिकेट के रिजल्ट्स के लिए वो गुड इनफ हैं या बैड इनफ हैं, वो बाद में बात होगी। लेकिन हम पहले ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट जो क्रिकेट अभी हम देख रहे हैं ये वो नहीं है जो हमारे साथ मुंसलिक होनी चाहिए। तो उसको देखने के लिए सबसे पहला जो हल है वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी दी जाए। अगर ये कप्तान बदल देना, कोच को बदल देना, आई पर्सनली अगेंस्ट दैट। लेकिन जो प्लेयर्स हैं, अगर कोई प्लेयर लगातार 5-7 परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा, क्योंकि 4 टूर्नामेंट्स तो लगातार हो गए, पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि हम भी बुरा खेले हैं, हमसे भी बुरी परफॉर्मेंसेज हुई हैं। एज इट हम भी हर कोई चैंपियन प्लेयर नहीं थे कि हर टूर्नामेंट में जाके जीत के आए। लेकिन अगर एक फेलियर हुआ तो अगले आईसीसी इवेंट में या किसी बड़े मेजर टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंसेज आई, सेमीफाइनल तक गए, फाइनल तक पहुंचे या एक बेहतर रिजल्ट्स आते गए। तो अभी जो हो रहा है लगातार 4 बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल रही और पहले राउंड से एग्जिट ले रही है, तो प्लेयर वही खेल रहे हैं, मैनेजमेंट 6 बदल गई हैं। तो देखने की ज़रूरत ये है कि हमें प्लेयरों के ऊपर भी ये फैसला लेना है कि कौन से, वो जो मलिक ने बात की है कि हमें रिवाइवल की तरफ जाना है, तो उसमें पहले ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिफाइन की जाए और उसके लिए फिर राइट इंग्रेडिएंट्स या राइट प्लेयर्स को पिक किया जाए और उनको लॉन्गर रन दिया जाए। लेकिन अगर 4 प्लेयर खेलते हैं तो आया वो अच्छे नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार जाएंगे? यार हार सकते हैं, बांग्लादेश इज प्लेइंग वेरी वेल। उन्होंने पाकिस्तान को यही सोच हमने लेके टेस्ट क्रिकेट खेली तो उन्होंने 2-0 हरा दिया था। नहीं तो वो गुड इनफ नहीं है जो 4 बाहर हैं। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, नॉट बीन गिवन चांस। मैं आप ही के सवाल को आगे करता हूँ। जब अभी रिसेंट बात की, आई थिंक बांग्लादेश से एट होम हम हारे थे टेस्ट, तो मैंने एक सवाल किया था पोस्ट मैच में ही कि टर्न अराउंड टाइम बहुत छोटा है, इंग्लैंड आ रहा है, आसमान से नए प्लेयर्स तो आएंगे नहीं, तो ऐसा क्या करें कि कुछ कर सकें। तो उसमें कोई जवाब नहीं था किसी का। इट इज़ व्हाट इट इज़। पहला टेस्ट हम हारे और उसके बाद टेलर मेड पिचेस बनी और फिर वी हैड अ टर्न अराउंड। हफीज़ ने जो बात की कि ये मैच भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि व्हाट इज़ इन फॉर पाकिस्तान इन टुमारोज मैच, क्योंकि ऑब्वियसली कल की परफॉर्मेंस पे बेस्ड कोई सिलेक्शन तो होना नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, यही एक लॉट है जिसमें से लड़के जाएंगे, ब्रांड न्यू तो कहीं से आएंगे नहीं। सो व्हाट इज़ इट फॉर पाकिस्तान इन टुमारोज मैच अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग फॉर प्राइड? वो तो बांग्लादेश भी करेगा, दोनों बाहर हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप होस्ट नेशंस हैं, आपके फ़ैन आपके किसी न किसी तरह सपोर्ट आपको करते रहे हैं, सो यू वांट टू फिनिश द टूर्नामेंट ऑन अ हाई। किसी एक परफॉर्मेंस की वजह से, जैसे बात हुई है कि ना आप कल कंफर्म हो जाएंगे ना आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अच्छी टीम उतारें, चाहे उसमें चेंजेस ज़रूर करें। आई एग्री, उस्मान खान को अब खेलना चाहिए, जो इतनी बात हुई है। और मेरे नज़दीक एक और चीज़ जो हमें आगे जाते हुए मूव फॉरवर्ड करते हुए जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो पावर डायनामिक को किसी तरीके से एक न्यूट्रलाइज करना है। या तो हमारा प्लेयर पावर हम सोच रहे होते हैं कि जी वो बन गया है, ग्रुप बन गया है, या ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। तो ये एक पावर डायनामिक इतनी अजीब सी है हमारी क्रिकेट के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह बाकी दुनिया में प्लेयर एसोसिएशंस होती हैं, उससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि अभी 2 या 4 बड़े बड़े एजेंट्स हों या जिनकी पीआरज़ अच्छी हों, उन प्लेयर्स की 1-1, 2-2 परफॉर्मेंसेस हाईलाइट हो जाती हैं और जो किसी की एक बुरी परफॉर्मेंस हाईलाइट हो जाती है। मेरे नज़दीक एज ए कम्युनिटी हमें क्रिकेटर्स डेवलप करने हैं। हमारी क्रिकेट कम्युनिटी अब वीक होती जा रही है।
हम लोग अच्छे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरा पॉइंट ये था कि न्यूजीलैंड जाने में 3 से 4 दिन ही है, वो ये बात क्विक टर्न अराउंड नहीं, है। मैं वो इस अभी क्या क्विक करें? टर्न अराउंड की भी मैं बात करूंगी, बट मैं सिर्फ ऐड करना चाह रही हूँ कि सारी बातें जो हम कर रहे हैं उसके अंदर एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग फॉरवर्ड, कि आपका जो हमारी क्रिकेट कम्युनिटी है, हफीज़ भाई उसका हिस्सा है, मैं उसका हिस्सा हूँ, शोएब भाई इसका हिस्सा है, पुराने क्रिकेट, हमारी एज ए कम्युनिटी हम क्रिकेट को क्या दे रहे हैं, हम इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में सब बात करें, तो एक तो ये चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और मेरे नज़दीक हमें मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए विद 1 और 2 चेंजेस, जिसको हम लोग समझते हैं कि उससे हमारी टीम की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल जब आप आएंगी तो मुझे आप अपने 15 देंगी जो आपकी नज़र में जाने चाहिए न्यूजीलैंड। that should be all right। बल्कि आप वो 3-4 असल दिन में लें, 3-4 पूछना दिन। decide हो आपसे चुके होंगे। पिछले सवाल में भी यही नहीं, सवाल इनकी करना नहीं चाह रहे थे कि तो आपके direct कर मुताबिक लेते आपके मुताबिक, चलो मैं आपसे ये सवाल कर लेती हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर लेती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि स्क्वाड क्या होना चाहिए, चेंजेस think देखना that's जो करंट too प्लेयर्स early। हैं, जो करंट इस वक्त आपके हैं, उसमें आप चेंजेस देखना चाहेंगे न्यूजीलैंड के लिए? देखिए जो आगे का सबसे देखना है जो ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ पे प्लेयर्स को अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा फॉर्मेट जो है मैं पाकिस्तान के लिए अच्छे से खेल सकता हूँ, जो मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड करती है। तो वो ऑनेस्टी चाहिए प्लेयर्स की तरफ से कि वो अपनी सेल्फ जो है वो असेस करें अपने, और फिर अपने साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन एक रखें कि मैं आया, एम आई गुड इनफ टू रिप्रेजेंट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, या मुझे कौन सा फॉर्मेट जो है वो सूट करता है जिसमें मेरी क्रिकेट अभी बाकी है और मैं अच्छा कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हफीज़ की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए आज नहीं बोल रहा क्योंकि ये कल वाली बातें आज जो हैं वो सारी हो रही हैं। कल चलो जब ठीक। तीसरा मैच हो जाएगा पाकिस्तान का, चलो ठीक है। फिर आगे आप न्यूजीलैंड की बात करें, फ्यूचर में क्या होना है, तो कल आप की चाह आते रहे हैं आगे कल सिर्फ की भी समोसे बातें। पकौड़े खाने जे खाने पड़ेंगे क्योंकि वैसे मौसम बारिश- बारिश का मौसम है, है वैसे तो तो इसीलिए मैं आप लोगों को समोसे कह रहा पकौड़े हूं, तो वैसे ही मतलब कल वाली बातें आज शुरू कर दी, अब सारा कुछ करा दो कल आज ही। शाम में जी। मौका ना मिला तो आज बात कर लें, ये बस चलें ठीक है, जरा। उन्होंने नहीं तो सुन कल लिया सुबह भी तो आपकी- है, 2 घंटे कौन बोलेगा आगे। आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है, समोसे पकौड़े होने बहुत ज़रूरी हैं चाय के साथ। तो ऑन दैट नोट आई थिंक कि अब अलविदा का टाइम आ गया है। मुझे पता है आपका बहुत दिल है यहाँ आने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब शो को खुदा से मेरा दिल आपका दिल बहुत है यहाँ पे। चलें मेरा जी बिल, मुझे तकिया दे, मैं इसके अंदर सो जाता हूँ। चलें, थैंक यू सो मच शुएब, थैंक यू सो मच Thank you. हफीज एंड सना एंड एज ऑलवेज सिकंदर।